अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल मैंने एलोकेशन पढ़ाई थी, स्टेप 4 ट्रांजैक्शन प्राइस की एलोकेशन। चैप्टर में पेज 5। चैप्टर में पेज 5 स्टेप नंबर 4। चैप्टर में पेज 5। अभी मैं 2 सेकंड पहले ना उधर ही देख रहा था और आपको ही सोच रहा था और आप एंटर हो गए। चैप्टर में पेज 5 स्टेप नंबर 4 1 2 3 ये पढ़ ले सारा। 4 समझाता हूं, 1 2 3 पढ़ लें। ये सब मैं कल बता चुका। चैप्टर में पेज 5 स्टेप नंबर 4 1 2 3 पॉइंट्स पढ़ लें। जी बिल्कुल, वो जो स्पेयर पार्ट्स की वैल्यू निकाली थी। हाँ जी, पॉइंट 1 में बस इतना कहा हुआ है कि स्टैंड अलोन प्राइसेस की रेशियो में, पॉइंट 2 के अंदर वही जो डिफरेंट वैरायटियां की थी, और पॉइंट 3 वो जो सबसे आखिर में मैंने डिस्काउंट किया था कि अगर किसी खास का पता है उससे डिस्काउंट है तो ठीक है, अनलेस देयर इज एन ऑब्जर्वेबल एविडेंस दैट एंटायर डिस्काउंट रिलेट्स टू ओनली वन। जो मैंने एक 10,000 का डिस्काउंट प्रोडक्ट ए के लिए कहा था, ये अनलेस के बाद वाली वो है, और जो उससे पहले अंग्रेजी लिखी हुई है वो है जो हमने बाद में आखिरी सवाल में किया था कि जिसमें डिस्काउंट बनता है वो उन सब प्रोडक्ट्स में एडजस्ट हो जाएगा। आल्दो कि मैंने डिस्काउंट नहीं एज सच बांटा, कल मैंने ऐसे डिस्काउंट नहीं बांटा था, मैंने प्राइसेस रिवाइज कर ली थी, लेकिन काम यही है कि डिस्काउंट बांटा है। पॉइंट नंबर 4 पढ़ें, देखें समझ आती है। अगर अभी तो ठीक है, नहीं तो जब कंप्लीट सवाल करने के काबिल हो जाएंगे तब समझ आ जाएगी। पॉइंट 4 पढ़ के देखिए पहले तो। हाँ जी, पॉइंट 4 पढ़ लिया, कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा बहुत आया। वो ये कह रहे हैं कि अगर कल को प्राइस में होती है चेंज, जैसे ए बी और सी के अंदर बांट लिया 65,400, 76,600, 12,800, ये बांट लिया, एलोकेट कर लिया। अगर कल को रेवेन्यू में प्राइस में कोई चेंज आती है, चेंज क्यों आ सकती है? वेरिएबल कंसिडरेशन। पहले लगता था बोनस नहीं मिलेगा, अब लगता है मिल जाएगा। पहले लगता था कि प्रोडक्ट सी, ए बी नहीं, सी हम टाइम पे नहीं बना के दे पाएंगे, अब लगता है टाइम पे बना के दे पाएंगे। तो बाद में अगर प्राइस चेंज हो जाए तो हमें ये एलोकेशन फिर से नहीं कर देनी, जो पहली दफा एलोकेशन कर दी बस कर दी। कल को हो सकता है सिर्फ सी से रिलेटेड एक बोनस मिल जाए तो वो सी के अंदर ही आएगा। हो सकता है कल को हम ए बेच चुके थे लेकिन साथ ये कहा था कि 2-4 महीने चला के देखेगा, अगर तो उसमें फलानी फलानी क्वालिटीज हुई तो कस्टमर खुश होके इतने पैसे और दे देगा। तो वो ए हम बेच के सेल रिकॉर्ड कर चुके, अब अगर वो बोनस देगा तो उसको हम बांटने की बजाय ए ही की सेल्स में जाके और ऐड कराएंगे। बताने का मकसद ये है कि एक बार प्राइस को एलोकेट कर लिया, बस कर लिया। अब आइंदा अगर कोई चेंज आई तो दोबारा से एलोकेशन चेंज करने नहीं बैठ जाएंगे। वो जब चेंज आएगी तो उस चेंज को देखेंगे कैसे हैंडल करना है। हो सकता है वो सिर्फ किसी एक से रिलेटेड हो सकता है सबसे रिलेटेड हो। तो बस इसमें फिलहाल याद रखने वाली बात यह है
कि फिर से एलोकेशन करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2A कर लिया था, ठीक है। अच्छा, अब मैं स्टेप 5 पे बाद में आता हूं। आप आइए अब चैप्टर में पेज 7 पे, पेज 8 पे, पेज 8 चैप्टर में, पेज 8 चैप्टर में, पेज 8 पहुंचे। ये 3 नाम लिखे हुए हैं, ये मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट अप्रैल 22 को गुड्स डिलीवर कर दी। फर्स्ट मई 22 को इनवॉइस रेज कर दी। इनवॉइस 1 महीने बाद क्यों रेज की? गुड्स तो पहले दे दी थी। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि गुड्स आप डिलीवर कर दें, हम इन गुड्स को इस्तेमाल करेंगे। और ठीक है, आपने अच्छी चीजें बेची होंगी, लेकिन आप इनवॉइस गुड्स के बेचने के 1 महीने बाद रेज कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। उससे पहले आपका हक नहीं है पैसे लेने का, महीने बाद देंगे पैसे। अच्छा, पैसे देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, महीने बाद आप इनवॉइस रेज करेंगे। और फिर फाइनली 31 मार्च यानी 1 महीने के क्रेडिट पे कैश मिल गया। सेल्स किस दिन क्रेडिट होगी? ये जो पेज 8 पे 3 चीजें हैं ना, ये मैं आपको मुख्तलिफ मिसालों से समझा रहा हूं। सेल्स किस दिन क्रेडिट करनी है? हाँ जी, कंट्रोल ट्रांसफर्ड, कंट्रोल ट्रांसफर्ड। स्टेप 5 है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाना, और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती है जब कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। स्टेप 5 नहीं मैंने पढ़ाया, अभी ये जो लोग लेट आए हैं, पहले तो मादरत, मैंने जल्दी पढ़ाना शुरू कर दिया, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा, लेकिन मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। अभी मैंने बात शुरू ही की थी, उससे पहले तो एमी शुगल ही था। अभी मैंने जस्ट पढ़ाना शुरू किया है, और जो कल समझा दिया था वो सिर्फ किताब से पढ़ाया है, नई चीज यही शुरू की है। चैप्टर में पेज 8, सेल्स किस दिन रिकॉर्ड होंगी? 1 अप्रैल। सेल्स क्रेडिट। कैश किस दिन डेबिट? अरे जबर, कमाल हो गया। तो फिर यहां क्या डेबिट? रिसीवेबल। बचपन से ऐसे ही पढ़ा था, लेकिन अब इस वर्ड के बारे में ना, रिसीवेबल, ये आईएएस थोड़ा टची है इस बारे में। आईएएस के मुताबिक रिसीवेबल का वर्ड तब आएगा जब हमारा ऑफिशियल राइट टू रिसीव बन जाएगा, और उसको आप रफली कह सकते हैं जब इनवॉइस रेज कर देंगे, क्योंकि हम इनवॉइस रेज करेंगे तब हमारा हक बन रहा होगा। आदो के इनवॉइस रेज करना इज नॉट द मेन पॉइंट। मेन पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा लिखा होगा, कुछ ना कुछ, कि इस दिन आपका हक बनेगा पैसे लेने का। तो इस मिसाल में मैं उसको इनवॉइस से रिलेट कर रहा हूं। तो रिसीवेबल डेबिट करेंगे हम इस दिन, क्रेडिट क्या करेंगे? इधर इधर रिसीवेबल। अब ये एंट्री थोड़ी महंगी होगी। डेबिट इधर आ गया, सेल उधर होगी, तो फिर सेल इधर ले आए? नहीं, सेल तो वहीं ही होगी, रिसीवेबल वहां ले जाए? नहीं, राइट ही हमारा सब यहां है। तो यहां पर ना इस मसले में एक नाम दिया है आईएएस ने, उस नाम को कहते हैं, उस टेम्परेरी एसेट को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एसेट।
ये वो डेटर है जिसको हम डेटर कह नहीं सकते, यानी सेल्स क्रेडिट, लेकिन डेटर डेबिट नहीं कह सकते, हम रिसीवेबल डेबिट नहीं कह सकते, तो उसकी जगह पर नाम दे दिया है आईएएस ने कॉन्ट्रैक्ट एसेट। और अब जब हम रिसीवेबल कह पाएंगे तो बस अब उसकी जरूरत नहीं रही। ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट का कॉन्सेप्ट है। रिसीवेबल तब जब एज पर कॉन्ट्रैक्ट हमारा राइट है टू रिसीव, तब रिसीवेबल। अगर उससे पहले सेल्स क्रेडिट करनी पड़ गई तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट। चलें एक और मिसाल देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में हमारा राइट था कि पैसे आपने 1 महीना एडवांस जमा कराने, हम आपको इनवॉइस दे देंगे, 1 महीना पहले आपने पैसे देने गुड्स डिलीवर करने से। ये हमारा राइट टू रिसीव था, तो इनवॉइस हमने रेज कर दी, लेकिन पैसे उसने कर दिए डिले, उसने दिए 15 दिन बाद पैसे। और हमने फिर उसको तरसा तरसा के चीजें फिर महीने के बाद दी। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि पैसे सारे के सारे एडवांस में जमा कराओगे, मुकर नहीं सकते, कल को वापस नहीं हम तुम्हें करेंगे पैसे, अगर तुम मुकरे तो हम पैसे वापस नहीं तुम्हें करेंगे, और अगर हम मुकर गए तो चीजें देने से नहीं, फिर तो देने पड़ेंगे ना, हमने नहीं मुकरना। बस कस्टमर को हम कह रहे हैं पैसे तुम जमा करा दो, अब वो नॉन रिफंडेबल है, अब तुम अगर कैंसिल करोगे ऑर्डर, पैसे नहीं तुम्हें वापस होने। तो 1 अप्रैल को हमने इनवॉइस रेज कर दी क्योंकि हमारा हक था पैसे लेने का, लेकिन फिर भी उसने पैसे देने में 15 दिन लगा दिए। फिर हमने उसको 15 दिन से आगे 1 महीने के बाद गुड्स डिलीवर की। सेल्स कब क्रेडिट होगी? इधर। रिसीवेबल कब डेबिट होगा? 1/4/22 पे, लेकिन हमने तो गुड्स ही नहीं दी, रिसीवेबल नहीं आएगा। हमारा राइट टू रिसीव है तो रिसीवेबल तो डेबिट होगा। यहां पर सेल्स पहले थी, रिसीवेबल बाद में था, तो उस खाली जगह को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एसेट। अब रिसीवेबल पहले आ गया, सेल्स बाद में है, और चलो यहां तो कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। तो अब ये इस टेढ़ी मेढ़ी एंट्री का क्या करें? चूंकि रिसीवेबल हम बना चुके हैं, यानी पैसे रिसीव करना हमारा हक बन गया, तो चीजें देना हमारी जिम्मेदारी भी बन गया। तो अगर हम अपना हक डेबिट कर रहे हैं तो फिर जिम्मेदारी क्रेडिट भी करनी पड़ेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट करनी पड़ेगी। अगर हक जिताएंगे ना तो फिर जिम्मेदारी भी है, तो साथ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट करनी पड़ेगी। और फाइनली जब सेल्स हो जाएंगी तो जिम्मेदारी खत्म। पेज 8 पे ये तीनों पैराग्राफ पढ़ लें। ये पेज 8 पे जो तीनों पैराग्राफ लिखे हैं ये पढ़ लीजिए, और ये मैंने उसको 3 जो पैराग्राफ हैं ये मैंने मिसालों से समझाया है। अच्छा, स्टेप 4 पे था मैं, और यहां से यहां जंप सिर्फ इसलिए की है कि स्टेप 5 में ना एक बड़ी नई कहानी शुरू होने लगी।
तो ये मैं उससे पहले पहले करा सकता था, इसलिए मैंने ये डिस्कस कर लिया, वरना स्टेप 5 एक बड़ी डिफरेंट दुनिया निकलने लगी। हाँ जी, पेज 8 तीन पैराग्राफ पढ़ लिए। चलें एक सवाल करते हैं। ये अभी तक ना मैं सारी कैफ की प्रैक्टिस करा रहा हूं, इसके बाद फिर इंशाल्लाह सीफैप के सवालों को हटा लेंगे। आल्दो के वो उससे कोई बहुत जमीन आसमान का फर्क नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 पे आए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 पढ़ लें। थर्सडे एंटरप्राइज क्या ऐसा कुछ नहीं है? किसी स्टूडेंट ने बताया था मुझे कि मेरा ख्याल है आपने नहीं बताया था। डेप्रिसिएशन फुल ईयर बेसिस। हाँ हाँ फिर एक साल बाद एक साल पहले ये बोला कि 50% जो है वो ये में 50% फिर कैसे 2023 चल रहा है इसमें फुल ईयर है ये साल यानी फिर से वापस आ गया। अच्छा तो ईयर को यानी पहले वाली बात की है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 कहाँ है पढ़ने को? पॉइंट नंबर ए, 1 अगस्त 18 को कॉन्ट्रैक्ट किया है 6 महीने का, और कॉन्ट्रैक्ट में तय किया है कि 250 रुपए प्राइस पर यूनिट चार्ज करेंगे अंडर फॉलोइंग टर्म्स। प्राइस 250, ठीक है। अगर कस्टमर ने 5000 या उससे ज्यादा, नहीं 5000 से ज्यादा यूनिट्स इन 6 महीने में खरीदे तो प्राइस स्ट्रेट 250 की बजाय 215 चार्ज हो जाएगी। एक चीज। दूसरी बात, हमारा अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कंसिडरेशन। अनकंडीशनल राइट का मतलब यह है कि जब ये हमारा राइट टू रिसीव बन जाएगा फिर कस्टमर नहीं मुकर सकता। कस्टमर मुकर गया तो पैसे वापस नहीं हम करेंगे, हमारा बन गया हक पैसे देने का। लेकिन इन पैसों को लेने के लिए हमें भी मजीद कुछ और नहीं करना, हमारा हक बन गया है। अब वो पैसे देगा तो बाकी काम और होंगे। नहीं समझ आई? अनकंडीशनल, अच्छा चलें ठीक है, खैर है, चलते हैं सवाल में। वो एक एग्जाम्पल में बात आएगी ना, फिर दोबारा बताता हूं ये बात। अनकंडीशनल राइट टू रिसीव बनेगा पहली दफा जब हम चीज कस्टमर को बेचेंगे, उसके बाद वो उनके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल का कुछ प्रोसीजर्स टेस्ट करेगा। अगर वो कस्टमर को पसंद आए तो फिर हमारा पैसे लेने का हक बनेगा। और एक बार ये काम हो गया तो उसके बाद आइंदा जब भी हम चीजें बेचेंगे तो अगली बार जब वो ऑर्डर ही प्लेस किया करेगा, हमारा पैसे लेने का हक बन जाएगा। प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर बाय अल्फा, यानी पैसे लेने का हक मतलब रिसीवेबल डेबिट करने का हक पहले ऑर्डर पे तब बनेगा जब चीजें हम बेच देंगे, कस्टमर उनकी क्वालिटी कंट्रोल चेक कर लेगा, उसके बाद हमारा हक बनेगा। लेकिन आइंदा में जब वो परचेज ऑर्डर दिया करेगा तभी हम रिसीवेबल बना लिया करेंगे। ये है जो अल्फा के साथ टर्म्स तय हुई। शुरू में लगता था कि 5000 के अंदर अंदर रहेगा काम। तो जब पहला ऑर्डर आया होगा 10 अगस्त को, वो चीजें हमने कब बेची? 28 अगस्त को। सेल्स क्रेडिट 28 अगस्त को हो जाएंगी क्योंकि कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। बहुत शुक्रिया सर।
28 अगस्त को चीजें बेच दी, सेल्स क्रेडिट, ये मैं कर रहा हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 और उसमें से ए। 28 अगस्त को चीजें बेच दी, 28 अगस्त 19 के 18 सेल्स क्रेडिट, और पैसे भी मिल गए साथ ही, नहीं पैसे मिले हैं 15 दिन बाद जाके, पैसे लेने का हक बन गया नहीं, वो हक बनेगा जब क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स पूरे हो जाएंगे। तो कैश भी नहीं डेबिट, रिसीवेबल भी डेबिट नहीं कर सकते, तो फिर डेबिट खाली छोड़ दें। कॉन्ट्रैक्ट एसेट नाम का एसेट डेबिट करना पड़ेगा। 3000 यूनिट्स हैं, 250 का एक, 7.5 लाख। ये 28 अगस्त पे सेल्स की एंट्री हो गई। पैसे लेने का हक हमारा कब बन जाएगा? 7 दिन के बाद, क्योंकि चीजें बेचने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स पूरा कर लेंगे तो हमारा हक बन जाएगा। अब वो 1 हफ्ते बाद यानी 5 तारीख को हमारा पैसे लेना हक बन जाएगा, यानी अब हम रिसीवेबल नाम का एसेट डेबिट कर सकते हैं। अब इसकी जरूरत नहीं रही। कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? चल यार 4 कर ले, 4। ये जो भी मैंने पहले मिसाल बताई थी कि चीजें बेच दी, सेल्स क्रेडिट, लेकिन रिसीवेबल डेबिट करने का हक कभी नहीं बना था, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट। और कैश कब मिल गया? 12 तारीख को। तो जब 12 तारीख को कैश मिल गया तो 12 सितंबर को कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट 7.5 लाख। ये है पहली ट्रांजैक्शन। जी जी हाँ जी बिल्कुल, ये दोनों बुलेट पॉइंट उसी के हैं ना जी। दूसरा ऑर्डर जो दिया हुआ है 25 दिसंबर को, ये तो भी पहला ऑर्डर था। ऑर्डर मिला उस दिन हमने कुछ अकाउंटिंग नहीं की, गुड्स डिलीवर कर दी, सेल्स क्रेडिट, पैसे लेना हक बन गया, रिसीवेबल डेबिट, पैसे मिल गए, कैश डेबिट। फर्स्ट ऑर्डर ओके। सेकंड ऑर्डर 25 दिसंबर को आया, और इस 25 दिसंबर को आए ऑर्डर आते साथ ही पैसे लेना हमारा हक बन गया। हाँ नहीं लिखा हुआ है ना, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कंसिडरेशन वुड बी एस्टैब्लिश्ड अपॉन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर। अभी वो ऑर्डर प्लेस ही करेगा तो हमारा पैसे लेने का हक बन जाएगा। हम कहेंगे पहले पैसे दो, उसके बाद आगे काम, उसके बाद। तो अब 25 दिसंबर को ही हक बन जाएगा। 25 दिसंबर को रिसीवेबल डेबिट। अच्छा कितने पैसे लेने का हमारा हक बनेगा? 250 नहीं 215। अच्छा ना सिर्फ ये कि 215 लेने का हक बनेगा, जो पहले हमने पैसे लिए हुए हैं वो हमें वापस भी करने पड़ेंगे, तो इसलिए हम रिसीवेबल ही बनाएंगे। कितने यूनिट्स बेचने? 4000। इन पे 215 लेने का हक, लेकिन पैसे काट के 3000 पे 35। अभी तो मैंने डेबिट किया है, 15 को सेकंड ठहर जाओ। कितना? 7,55,000। अभी ऑर्डर मिला है, अभी सेल्स नहीं हो सकती क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट नहीं हो सकती, लेकिन रिसीवेबल डेबिट हम कर चुके। तो अगर हम पैसे लेने को हक कह रहे हैं तो फिर काम करना हमारी जिम्मेदारी भी है, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी हो जाएगी 755। नहीं 755 नहीं। देखें जरा कैलकुलेट करके। अब मैंने ये नहीं कहा सही है, वैसे पूछ रहा हूं। 755 नहीं ठीक है? नहीं क्या करूं फिर? सेल्स जो पहले रिकॉर्ड कर ली है उसको डेबिट भी करना है, क्योंकि हमने पहले सेल्स 250 पे रिकॉर्ड कर ली हुई है ये वाली। अब हमने उसको कम भी करना है तो सेल्स भी क्रेडिट होगी। ये अलग अलग भी हो सकता है जो मैं कर रहा हूं ना, ये अलग अलग भी हो सकता है। सेल्स हमने कितने से कम कर देनी है? 3000 पे 35 रुपए, 1,05,000। अच्छा अब कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितने से क्रेडिट? हमारी अभी क्या जिम्मेदारी है? ये पुरानी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई। 4000 यूनिट्स हमें देना जिम्मेदारी है, तो 4000 यूनिट्स
इंटू 215, ये है हमारी जिम्मेदारी। 860, ये एंट्रीज एक दूसरे में मिक्स हो गई। चल, ये अलग अलग भी हो सकते थे, लेकिन मैंने कंपाउंड कर दी, अगर कोई एतराज नहीं तो। पुरानी सेल्स रिवर्स एडजस्ट हो गई, पैसे लेना हक बन गया रिसीवेबल, लेकिन अगर पैसे लेना हक है तो काम करना जिम्मेदारी भी है, ये जिम्मेदारी। और जब ये जिम्मेदारी पूरी कर देंगे यानी 15 जनवरी को, तो फिर हम सेल्स रिकॉर्ड कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, सेल्स क्रेडिट 860, पेमेंट पहले होनी है। हाँ जी, पेमेंट पहले होनी है, पेमेंट पहले होनी है 10 जनवरी। कैश डेबिट, वो जो रिसीवेबल बनाया है वो क्रेडिट 755। ये है ट्रांजेक्शन ए। आज तक ऐसे ही हो रहा था, लेकिन अब हमने ना पैसे लेने के हक को रिसीवेबल बना लिया है। तो अगर हम पैसे लेने के हक को रिसीवेबल बना रहे हैं तो फिर काम भी तो करके देना पड़ेगा ना, वो हम जिम्मेदारी बना रहे हैं। कल तक ये था कि हमें पैसे मिल रहे थे कैश डेबिट, लेकिन सेल्स अभी क्रेडिट नहीं कर रहे थे, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बना रहे थे। अब हमें पैसे बेशक नहीं मिल रहे, लेकिन पैसे लेने को अपना हक बना रहे हैं हम, इसलिए क्रेडिट करने के लिए जिम्मेदारी बनानी पड़ेगी। हाँ जी, ट्रांजेक्शन ए। तो ये है सारी कहानी कॉन्ट्रैक्ट एसेट और रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की। ट्रांजेक्शन बी, ट्रांजेक्शन बी अगर पढ़ी भी थी तो भूल गए होंगे। 1 फरवरी 19 को 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया है कस्टमर बीटा के साथ, प्राइस 250 तय की, फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर 15,000 यूनिट्स से ज्यादा खरीदेगा तो प्राइस 215 करेंगे, भी पहले वाली बात। और अनकंडीशनल राइट टू रिसीव बनेगा जब गुड्स डिलीवर कर देंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट एसेट की जरूरत ही नहीं रहेगी। सेल्स क्रेडिट और रिसीवेबल डेबिट, क्योंकि जैसे गुड्स डिलीवर करेंगे तो राइट टू रिसीव बन जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट की जरूरत नहीं रही, इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की भी जरूरत नहीं रही, क्योंकि रिसीवेबल डेबिट ही तब करेंगे जब सेल्स क्रेडिट करेंगे। तो ये तो स्ट्रेट सवाल हो गया। इसमें सिर्फ अगली ट्रांजैक्शन पे रेट ही एडजस्ट करना है, या एडजस्ट करने की जरूरत है, या पहले ही अंदाजा था कि पहले ही अंदाजा था, जो पहली ही सेल रिकॉर्ड की होगी ना, तभी अंदाजा था कि 15 से ऊपर निकल जाना है उसने, तो फिर वो सेल्स ही 215 पे रिकॉर्ड की होगी। थक गए यार लगता है सर, मेरे से इसी में एडजस्ट करेंगे। नहीं सॉरी वाली क्या बात है हैं? आपने कहा था ठीक है। इसका ऑर्डर आया 14 फरवरी को, लेकिन 14 फरवरी को हमने सेल्स नहीं की, इसलिए सेल्स क्रेडिट नहीं और रिसीवेबल भी डेबिट नहीं। सेल्स क्रेडिट होंगी 28 फरवरी को, तो 28 तारीख को रिसीवेबल डेबिट। अच्छा, रिसीवेबल कितना डेबिट? जितना ऑफिशियली पैसे लेने का हक है। अभी बेशक हम अपने तौर पे सोचते रहे कि वो 15,000 से ज्यादा खरीद लेगा, लेकिन अभी वो खरीद कितने रहा है, तो इसलिए अभी वो बाउंड है हमें 10,000 यूनिट्स 250 रुपए पे खरीदने को, तो हम रिसीवेबल 250 का ही बनाएंगे। 250 होगा ना, 250 ही है।
कितना 2.5 मिलियन। लेकिन हमें अभी से उम्मीद है कि ये 15,000 से ज्यादा खरीद लेगा, इसलिए हम सेल्स अभी 215 पे रिकॉर्ड करेंगे। $2,150 तो ना करते भी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बहरहाल आ गई। ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आ गई 350। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ना, क्योंकि क्रेडिट हम सेल्स पूरा नहीं कर रहे। अगर पैसे लेने को हम अपना हक कह रहे हैं तो 35 रुपए वापस करना हमारी जिम्मेदारी भी है। नहीं तो डेबिट क्रेडिट से देख लें, डेबिट इतना क्रेडिट इतना, तो क्रेडिट चाहिए ना। क्या नहीं ऑफिशियली तो हम 10,000 यूनिट्स दे रहे हैं ना, तो जब ऑफिशियली 10,000 यूनिट्स दे रहे हैं तो पैसे भी हम 250 ही लेंगे। सेल्स तो हमने अपने बेस्ट एस्टीमेट पे रिकॉर्ड करनी है, लेकिन पैसे से तो उससे ऑफिशियल लेने हैं, पैसे उससे ऑफिशियल लेने हैं। जैसे पहले भी कैश अगर कर रहे हो तो कैश तो यानी अगर इसमें कैश मिल रहा होता तो कैश तो हम 250 ले रहे होते, वो तो हम अपने अंदाजे लगा रहे हैं कि कल को वापस करने पड़ जाने, उसको थोड़ी कहेंगे कि हमें लगता है तुम ज्यादा खरीद लोगे। हाँ वो खरीदने ही ना है। फिर 28 फरवरी को सेल कर दी और 20 मार्च को मिल गए पैसे। कितने पैसे मिल गए? यही मिल गए होंगे सारे, 2.5 मिलियन। दूसरी ट्रांजैक्शन, अब दूसरी ट्रांजैक्शन चूंकि वाकई 15 से ऊपर निकल गई तो अब हम ऑफिशियली ही उससे 215 रुपए लेंगे, और वो जो पहले वापस ज्यादा ले चुके, किस तारीख को सेल कब कर रहे हैं अगली? 15 जुलाई को। अब हमें 8,000 यूनिट्स के 215 तो लेने हैं, लेकिन जो पहले 10,000 थे उनके जो 35 ज्यादा ले चुके वो वापस भी करने। 13 और गुड्स कितनी बेच रहे हैं? तो 8,000 हम 215 की ही बेच रहे हैं और 215 ही की रिकॉर्ड करेंगे। $1720। और वो जो हमने पहले ही शक में लायबिलिटी बना ली हुई थी वो रिवर्स हो जाएगी क्योंकि हमने रिसीवेबल को ही कम कर लिया। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, यही सारी की सारी। और 18 तारीख को कैश मिल जाएगा, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स में आए, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स पेज 23 10.2.23 10.2.23 एग्जाम्पल 39 पढ़ लें। ये मैं अनकंडीशनल वाली बात इससे समझाना चाह रहा था, पढ़ लें तो फिर दोबारा समझा देता हूं। एग्जाम्पल 39
हाँ जी। अच्छा, इसमें ना अब एग्जाम्पल 39 में दो प्रोडक्ट्स बेचने का वादा किया है। प्रोडक्ट ए बेच देंगे, लेकिन प्रोडक्ट ए के पैसे लेने का हक तब बनेगा जब प्रोडक्ट बी बेचेंगे। तो प्रोडक्ट ए बेशक बेच दिया, लेकिन अभी पैसे लेने का हक बनने के लिए हमारी तरफ से ये काम और होना बाकी है। तो इसका मतलब अनकंडीशनल नहीं है। तो कोई चीज अनकंडीशनल राइट टू रिसीव तब बनेगी जब हम अपनी तरफ से पूरे हैं, हमारी तरफ से कोई चीज पेंडिंग नहीं है। हमारी तरफ से कोई चीज पेंडिंग का ये मतलब नहीं है कि हमने अपनी सारी जिम्मेदारियां करनी है। हमारी तरफ से कोई चीज पेंडिंग नहीं का मतलब है कि बस अब हमें कुछ और ऐसा नहीं करना कि हमें पैसे मिले। पैसे लेने वाले काम पूरे कर दिए सारे। जैसे प्रोडक्ट ए बेशक बेच दिया, लेकिन कस्टमर ने कहा था कि प्रोडक्ट बी बेचेंगे तो ए के पैसे लेना आपका हक बनेगा। तो अब पैसे ए के लेना हमारा हक तब तक नहीं बनेगा जब तक बी डिलीवर नहीं करेंगे। ये मतलब है रिसीवेबल का अनकंडीशनल राइट टू रिसीव, कि हमारी तरफ से अब कोई ऐसा काम पेंडिंग ना हो कि वो करेंगे तो किस मुंह से पैसे मांगे वरना। तो राइट टू रिसीव तब बनेगा अनकंडीशनल जब हमारी तरफ से बात काम पूरा हो गया और अब एज पर कॉन्ट्रैक्ट हम पैसे लेने के हकदार हैं। चलिए जी, ये चीजें हो गई पूरी। अब आते हैं वापस स्टेप 5 पे। चैप्टर में आ जाएं, पेज 5। स्टेप 5 सिखाता हूं। चैप्टर में पेज 5, स्टेप 5। स्टेप 1 क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है कि 5 शर्तें हैं? अपने हक पहचानना, टर्म्स एंड कंडीशंस तय हो जाना, पेमेंट टर्म्स एग्री हो जाना, कमर्शियल सब्सटेंस होना और प्रोबेबल होना कि पैसे मिलेंगे। आइडेंटिफाइंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो गुड या सर्विस है जिनका वादा किया हुआ है और वो डिस्टिंक्ट होनी जरूरी है। डिस्टिंक्ट होने के लिए शर्त है कि एक तो उनकी अपनी पहचान हो, और अगर वो एक से ज्यादा हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी उनकी पहचान बरकरार रहे। 3 में से कोई एक वाकया हो गया तो उनकी पहचान बर्बाद हो जाएगी। या तो सब मिलकर कंबाइंड आउटपुट बन रहे हो, या फिर आपस में हाईली इंटररिलेटेड हो, एक दूसरे के मुताबिक डिजाइन हुए हो, या फिर एक दूसरा जो है पहले की शक्ल बदल देगा। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर हमें कंबाइन करके परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बनानी पड़ेगी। ट्रांजैक्शन प्राइस निकालना, कॉन्ट्रैक्ट की जो भी अमाउंट तय हो रही है प्लस माइनस 5 एडजस्टमेंट्स, जिनमें से ए और बी एडजस्टमेंट थी कि कहीं ना कहीं कुछ वेरिएबिलिटी है। अमाउंट कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। तो इनमें से हमने क्या क्या अमाउंट का हिस्सा बनाना है, क्या नहीं बनाना, इसमें बहुत सारी चीजें थी। ऑब्जेक्टिव क्या था कि एहतियात कर लें, उतना रेवेन्यू बनाए जो कल को शर्मिंदा ना होना पड़े रिवर्स करके, जैसे ये किया, वरना देखे रिवर्स करना पड़ता। और सी ये था कि अगर पैसे पहले आ रहे हैं, काफी पहले या काफी बाद आ रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मकसद फाइनेंसिंग था, जो कि बाय डिफॉल्ट हाँ फाइनेंसिंग होता है, तो फिर डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग, और अगर फाइनेंसिंग मकसद नहीं था तो फिर ये पॉइंट ही नहीं है। फिर उसके बाद चौथा नॉन कैश कंसिडरेशन, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो चीज सप्लायर को मिल रही है वो उसके कंट्रोल में आ रही हो। और 5वां पॉइंट ये था कि कस्टमर को सप्लायर पैसे दे रहा है, तो वो जो कस्टमर सप्लायर से पैसे ले रहा है वो किस बात के पैसे ले रहा है। या तो सप्लायर उससे बदले में चिप्स खरीद रहा है, बिस्किट खरीद रहा है, चावल खरीद रहा है, तो फिर वो उन कामों के पैसे दे रहा होगा। लेकिन अगर वो उन कामों के पैसे नहीं दे रहा तो यकीनन अपनी सेल्स करवा लेने के लिए इंसेंटिव दे रहा है, तो उसको सेल्स में से लेस करेंगे। और स्टेप 4 ये था कि ट्रांजैक्शन प्राइस बांटनी है अगर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, और बांटनी है रेशो में उनकी स्टैंड अलोन प्राइस। अगर स्टैंड अलोन प्राइस नहीं है तो बना लें। फिर उसमें काम ये था कि अगर एक से ज्यादा हैं और उनमें से कुछ अलग से भी पैकेज के तौर पे बिकते होते हैं, तो उनकी पहले प्राइस रिवाइज कर लें, उसके बाद फिर रेशो में बांटें। ये 4 स्टेप्स किए हैं। 5वां स्टेप ये है कि जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो प्राइस का वो हिस्सा जो उस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को बांटा गया है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। डेटर डेबिट हो जाएगा नहीं, बात सिर्फ ये हो रही है कि सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। डेबिट क्या होगा वो डिपेंड करता है, हो सकता है कैश डेबिट हो सकता है रिसीवेबल डेबिट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट हो। सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। सेल्स कब क्रेडिट हो जाएगी? जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई तब होगी जब कस्टमर मुतमईन होगा। कस्टमर मुतमईन तब होगा जिस बात के कस्टमर ने पैसे दिए थे। डिपेंड करता है कि वो चीज कस्टमर तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। अगर एक जिम है, उसमें एक मेंबर ने मंथ की फीस जमा करा दी, अब उस मंथ की फीस के अगेंस्ट
जो सर्विस मिलनी है वो जस्ट एक सर्विस है या सीरीज ऑफ सर्विस है? सीरीज ऑफ सर्विस है कि उसने पूरा महीना वो एक्सरसाइज का जो भी इक्विपमेंट है वो यूज करना है, हर दिन वो जाके एक्सरसाइज करेगा, उस दिन की सर्विस उसने कंज्यूम कर ली, दूसरे दिन की सर्विस कंज्यूम कर ली, तो ये एक सर्विस नहीं है, सीरीज ऑफ सर्विस है। तो वो जिस चीज के पैसे दे रहा है वो चीज उसको डे बाय डे डिलीवर होती जा रही है, ओवर द टाइम डिलीवर होती जा रही है। लेकिन अगर एक हॉस्पिटल वालों को एक सर्जरी के लिए उस सर्जरी की फीस पे की थी, तो उस हॉस्पिटल वालों की तरफ से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कब होगी? जब वो सर्जरी हो जाएगी। हालांकि उससे पहले भी हो सकता है 7 दिन उसको वहीं वार्ड में ही रखा जाए, प्रिपरेशन हो रही हो, लेकिन जब सर्जरी हो जाएगी तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी। और मिसाल, कस्टमर ने सप्लायर से कहा था कि हमें आपने ये केस, हम लॉयर फर्म है, कस्टमर ने हमें कहा था कि आपने हमारा ये केस लड़ना है और जिता के देना है तो फीस मिलेगी, वरना नहीं मिलेंगे पैसे। तो कस्टमर ने तो बात कर ली, लेकिन हम जब जाते हैं कोर्ट में तो तारीख पे तारीख, कोर्ट का फैसला नहीं हो रहा, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगी? नहीं। वो कब होगी? जब केस जीत के देंगे, तो ये एट वंस सेटिस्फाई हो जाएगी। जिम के केस में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जिम की कब सेटिस्फाई हो रही है? ओवर द पीरियड। सर्जरी वाले हॉस्पिटल की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कब हो रही है? एट वंस, फौरन। लॉयर की एट वंस, फौरन, जब वो केस जीतेगा है। हाँ जी आता हूं। एक सीए फर्म को हायर किया कि 2 साल का डाटा है, हमारे अकाउंटेंट आते जाते रहे हैं, तो आप ना इस 2 साल के डाटा की डाटा एंट्री कर दें। अब सीए फर्म ने इस काम के लिए कितने पैसे ले लें? 2 मिलियन ले लेते हैं, चले। इस 2 साल की डाटा एंट्री के लिए 2 मिलियन की फीस चार्ज करनी है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कब होगी? जब वो एंट्री पूरी कर लेंगे, या मतलब जब असाइनमेंट पूरी हो जाएगी तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी, या अगर ये सारा काम 3 महीने के अंदर पूरा करना है तो ओवर 3 मंथ्स होगी। दोबारा उनको कहा है 2 साल का डाटा है, डाटा एंट्री कर दें, 2 मिलियन रुपए इसके चार्ज कर लिए, 3 महीने का काम है टोटल, 3 महीने में कर देंगे ये सारा काम, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई 3 महीने बाद एट वंस होगी या ओवर 3 मंथ्स होगी? हाँ जी, क्या हुआ? हाँ, 2 साल की डाटा एंट्री करके देनी है। हाँ जी, काम पूरा होगा तब। हाँ जी, तो टर्म्स एंड कंडीशंस में ना डिटेल में जाके देखना पड़ेगा। मतलब ये इतना सिंपल नहीं है। जो सिंपल मिसालें थी, वो जिम की मिसाल सिंपल थी, हॉस्पिटल की मिसाल सिंपल थी, लॉयर की मिसाल सिंपल थी, लेकिन अब जो मैंने सीए फर्म की मिसाल दी है, इसमें आगे मजीद कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कब होगी? जब होगी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होने के 2 सिनेरियोज हैं, या तो वो एट वंस सेटिस्फाई हो जाएगी, इसको कहते हैं कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड एट अ पॉइंट इन टाइम, या फिर वो सर्विस ओवर द पीरियड सेटिस्फाई हो रही होगी, इसको कहते हैं कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड ओवर टाइम। इसी को मैं ट्रांसलेट करता हूं, यानी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज या तो एट अ पॉइंट इन टाइम होगा या ओवर टाइम होगा। अगर एट अ पॉइंट इन टाइम होगा तो एकदम से ही एंट्री हो जानी है, लेकिन अगर ओवर टाइम होगा तो उसको फैलाना पड़ेगा ओवर द पीरियड। जो ट्रांजैक्शन प्राइस की अमाउंट निकाल ली उसको ओवर द पीरियड फैलाना पड़ेगा। अगर कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है एट अ पॉइंट इन टाइम तो एक ही एंट्री में सारी की सारी सेल रिकॉर्ड, और अगर कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है ओवर टाइम तो फिर ओवर द पीरियड फैलाना पड़ेगा। पहले ये देखते हैं कि ये फैसला कैसे होगा कि कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है, फिर बाद में आता है कि कंट्रोल ट्रांसफर फौरन ही हो गया है या ओवर द टाइम हुआ है। पेज नंबर 5 के एंड पे आए, चैप्टर में पेज 5 का एंड। स्टेप नंबर 5, पहले पॉइंट 1 पढ़िएगा कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तब सेटिस्फाई होगी जब कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। ये पॉइंट 1 है। कंट्रोल कब ट्रांसफर होगा? पॉइंट 2 पढ़ लें, चैप्टर में पेज 5 पॉइंट 2। ये कंडीशंस लिखा हुआ है, फॉलोइंग आर दी कंडीशंस इंडिकेटर्स हैं। तो ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स में ये मुख्तलिफ सिनेरियोज होते हैं।
हाँ जी, मैं वही इंतजार कर रहा था कि फर्स्ट में मसला होगा, इसका मतलब पढ़ रहे थे। बाकियों को फर्स्ट में मसला नहीं है, नहीं है, नहीं पढ़ रहे थे। हाँ जी, जरूरी नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। चलें ये पांचों पॉइंट्स बताता हूं। पहला पॉइंट रिपीट, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो हमने ट्रांजैक्शन प्राइस के 3 टुकड़े किए ही इसलिए थे कि जो जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती जाएगी उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड होता जाएगा। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कब होगी? जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा। कंट्रोल ट्रांसफर कब होगा? उसकी ये 5 इंडिकेशंस हैं, कंडीशंस नहीं है, इंडिकेशंस हैं। पहले बताता हूं दूसरा बुलेट पॉइंट, जमीन टाइटल ट्रांसफर हो गया, बस गई जमीन, तो कस्टमर हैज लीगल टाइटल टू द एसेट, मतलब कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। तीसरा बुलेट पॉइंट, नॉर्मली यही होता है, किसी भी शॉप से कोई चीज खरीदें तो जब वो चीज आपके हवाले हो गई, अब वो चीज आपकी है, किसी शॉप से जाके अंडे खरीदे और शॉपर पकड़ते साथ ही बाहर गिर गए तो दुकानदार से वापस नहीं खरीदेंगे अंडे, वो कस्टमर से गिरे तो कस्टमर का रिस्क एंड रिवॉर्ड था, तो पोजेशन ट्रांसफर हो गई, तो कस्टमर को एसेट की पोजेशन ट्रांसफर हो गई तो मतलब कंट्रोल ट्रांसफर है। चौथा बुलेट पॉइंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाना। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर एक स्टोर से आइसक्रीम खरीदी और उस आइसक्रीम के पैसे भी दे दिए, दुकानदार ने वो आइसक्रीम शॉपर में डाल के कस्टमर के हवाले भी कर दी, कस्टमर जानने वाला था, कस्टमर ने कहा जी मैंने जरा आगे बाजार जाना है तो आप ये अपने फ्रीजर में रख लें, मैं वापस आके ले लेता हूं। अब उसके वापस आने तक लाइट चली गई हुई थी, फ्रीजर की बस हो चुकी हुई थी और वो जो आइसक्रीम थी वो मिल्क शेक बन गया हुआ था, तो अब वो कस्टमर दुकानदार से पैसे वापस लेगा कि मेरी आइसक्रीम खराब हो गई? नहीं, उस आइसक्रीम के रिस्क एंड रिवॉर्ड कस्टमर को हो गए थे ट्रांसफर। बेशक फिजिकली पोजेशन ट्रांसफर नहीं हुआ था लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड हो गए ट्रांसफर। तो अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए तो भी कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है जी। नहीं, उन लोगों ने कौन सा आईएएस पढ़ा होता है, वो तो जिसका जहां जितना जोर चलेगा वो चला लेगा। असल में ना लॉ फॉलो हो रहा होता है लोगों की तरफ से, ना अखलाकियात फॉलो हो रही होती है, ना आईएएस फॉलो हो रहा होता है, वो तो जिसका जिस पे जोर चलेगा वो चला लेगा। और ये जो लास्ट बुलेट पॉइंट है ये भी इसी की मिसाल रख सकते हैं कि कस्टमर ने आइसक्रीम एक्सेप्ट कर ली हुई थी और वो रखवा के चला गया था, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए, कस्टमर ने एसेट एक्सेप्ट कर लिया। पहला बुलेट पॉइंट, सप्लायर ने कस्टमर को अगर कोई सर्विस देनी है या गुड्स देनी है तो पैसे लेना उसका हक कब बनेगा? सही मानों में हक, जब वो गुड्स या सर्विस दे देगा। अगर अभी वो गुड्स या सर्विस नहीं दी है तो उसका हक अभी है नहीं, होगा, अभी है नहीं, क्योंकि उसने वो काम ही नहीं किया अभी जिससे उसके पैसे लेने बनते थे। अब पढ़े पहला बुलेट पॉइंट, द एंटिटी हैज अ प्रेजेंट राइट टू पेमेंट, तो यकीनन उसने अपना काम कर दिया है तभी तो हक बन गया उसका पैसे मांगने का। तो जब उसका हक है, प्रेजेंट राइट टू पेमेंट, तो यह भी एक निशानी है कि कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। जी जी, नहीं लेकिन पैसे लेने का हक बन गया ना। चलें इसको उलट बताता हूं, अगर बैंक से लोन लिया है 10 साल बाद वापस करेंगे तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि नहीं है? लेकिन पैसे तो 10 साल बाद वापस करेंगे, ऑब्लिगेशन है प्रेजेंट। तो अगर हमने उधार पे चीजें बेची हैं तो पैसे लेना हक है प्रेजेंट, पैसे बेशक 40 दिन बाद लेने हैं लेकिन पैसे लेना हक बन गया हुआ है हमारा। कस्टमर के हो गए, इंस्टॉलमेंट सेल में कस्टमर के हो गए रिस्क एंड रिवॉर्ड, फिजिकल पोजीशन भी उसके पास है, पैसे हमें बाद में मिलने लेकिन हम अपना काम कर चुके, हमारा राइट है पैसे लेना है। नहीं, अभी तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये कैसे पता चलेगा, अभी तो सिर्फ कंट्रोल ट्रांसफर होने की बात हुई है। अब वो एट अ पॉइंट इन टाइम हो रहा है या ओवर टाइम हो रहा है, ये बात की बात है। जी जी, अच्छा ये एक सवाल है कि अगर हमने रिसीवेबल डेबिट कर दिया लेकिन अभी सेल्स रिकॉर्ड नहीं की तो हमारा प्रेजेंट राइट टू पेमेंट बन गया? नहीं, अगर हम मुकर जाएंगे तो पैसे वापस करने पड़ेंगे, अगर हम मुकर गए तो पैसे वापस करने पड़ेंगे, अभी के अभी काम कैंसिल हो गया तो मैं पैसे वापस करने पड़ेंगे। हाँ हाँ,
वही तो बात बता रहा हूं कि ये राइट टू पेमेंट नहीं है। अगर हमारा राइट टू रिसीव, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव बन गया, ये वो वाली बात नहीं है। एंटिटी हैज अ प्रेजेंट राइट टू पेमेंट का मतलब उसका पैसे लेना हक है। वो तो एक फॉर्मेलिटी है ना, वो तो फॉर्मेलिटी है कि इस दिन मैं इनवॉइस रेज करूंगा, आपने देने हैं पैसे। अच्छा जी, अब आप ना आए एग्जाम्पल 13 पे, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल 13, पेज नंबर 10.2.9, एग्जाम्पल 13 पेज 10.2.9। मैं बताता हूं एक सीए फर्म थी, सीए फर्म तो मैं ऐसे ही कह रहा हूं, सीए हैं वैसे कोई जरूरी नहीं, सीए फर्म थी, एक सीए फर्म थी, उनको एक असाइनमेंट मिली कि आपने ना डाटा एंट्री करनी है 6 महीने की, और साथ ये भी टर्म्स में तय हो गया कि अगर कल को हमारा किसी बात पे झगड़ा हो गया तो जितनी एंट्री आपने कर ली होगी वो कर ली होगी। आपसे हमारी अगर लड़ाई हो भी गई तो अब हम आपसे ताल्लुक खत्म करके किसी और फर्म को जब बुलाएंगे तो फिर उसे जीरो से डाटा एंटर करवाएंगे। नहीं, जितना डाटा एंटर हो गया, जितना डाटा एंटर हो गया, तो फिर ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है ओवर टाइम, यानी जितना काम कर लिया होगा वो कबूल हो जाएगा। अगर लड़ाई हुई और कोई नया सप्लायर बुलाया तो फिर से जीरो से काम नहीं करवाएगा कस्टमर, तो इसका मतलब है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम हो रही है। और अगर मैं टिपिकली एग्जांपल 13 की बात करूं तो एग्जांपल 13 में ये कहा हुआ है कि एक सप्लायर ने पेरोल सर्विसेज देनी है, यानी हर महीने की वो सैलरी की कैलकुलेशन कर दिया करेगा अपने कस्टमर को। 4 महीने अगर वो सैलरी की सर्विसेज दे चुका, उसके बाद ताल्लुक खत्म होता है, तो आइंदा किसी नए सप्लायर को हायर करेंगे तो पिछले 4 महीने की सैलरी दोबारा कैलकुलेशन करवाएंगे? नहीं, जो हो गई सो हो गई। तो ये परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड ओवर टाइम है। अब जल्दी से पढ़ लें एग्जांपल 13। ये बात आ रही है अभी कि जितना काम होते हैं पैसे। एग्जाम्पल 13 मैंने कहा पढ़ लें। नहीं, अगर तो वो 4 महीने की कैलकुलेशन ही गलत करके दी है फिर तो वो गलत ही किया ना, फिर तो काम ही ठीक नहीं किया ना, प्रोवाइडर का काम ठीक किया वो। हाँ जी, एग्जाम्पल 13, अच्छा एग्जाम्पल 18 देखें। एग्जाम्पल 18 ये सेम वो जिम वाली बात है कि कस्टमर ने 1 साल के लिए जिम की सर्विसेज ली हैं। अब जिम की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से कैसे सेटिस्फाई होगी? ओवर द पीरियड, क्योंकि हर दिन की सर्विस वो कंज्यूम करता जा रहा है। ये इलस्ट्रेशन 18 है। हो गई सेम जिम वाली है। चैप्टर में पेज 6 में आए, चैप्टर में पेज 6, चैप्टर में पेज 6 पहुंचे टॉप पे। 3.1 क्या है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम। और 3.2 तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन या तो एट अ पॉइंट इन टाइम सेटिस्फाई होगी या ओवर टाइम सेटिस्फाई होगी। अगर ओवर टाइम सेटिस्फाई होगी तो रेवेन्यू भी ओवर टाइम रिकॉग्नाइज होगा, और अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट इन टाइम ट्रांसफर होगी तो रेवेन्यू भी एट अ पॉइंट इन टाइम ट्रांसफर होगा। पहले आसान वाला कर लेते हैं, फिर ब्रेक कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3.1 पढ़ लें। 3.1 पढ़ लें। हाँ जी, वो कह रहा है अगर ओवर टाइम नहीं है तो फिर पॉइंट इन टाइम, यानी असल चीज सीखने वाली है कि क्या ओवर टाइम है या नहीं। चलें ठीक है जी, लेक्चर 107 यहीं रोकते हैं, 108 में मिलते हैं। ठीक है।